हे गाइस, उस टाइम मैं जब कोशिका की परिभाषा पढ़ा रही थी तो आधे पे मेरा वीडियो रुक गया था और किसी टेक्निकल इशू की वजह से अब तक वीडियोस नहीं आ पाए थे। तो हम यहाँ थे कि किसी भी सिचुएशन में हम एक ही बात कहेंगे कि सजीव कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने की थी 1674 में। बुक्स पे मत जाएगा बट मैं बता रही हूँ, लुवेनहॉक ने की थी 1674 में। ठीक है। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज हमेशा रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका या फिर कोशिका की दो चीज़ें हैं, हमेशा याद रखने वाली बात है। यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका को, नहीं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसके बाद ये हुआ कि वो मृत है। जीवित कोशिका या मृत कोशिका का बाद में देखा गया, लेकिन सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। फिर अगर मृत या जीवित में पूछा जाए तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक ने की थी। और इन्होंने कब की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, आपको मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। वैसे तो ये है 1665 में, ठीक है, और इन्होंने 1674 में, ठीक है, 9 ईयर्स के डिफरेंस में दोनों का चला था। ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोशा के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ये बात डन हो गई। अब देखिए, आप मेरी और वीडियोस को जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आगे के देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। एक परिभाषा के बारे में अगर पढ़ेंगे तो कोशा में विभाजन होता है, कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं जैविक क्रियाओं की एक इकाई है जो परागम्य कला से घिरी होती है और जिसमें प्रायः स्वतः जनन सामर्थ्य होता है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। इसका ये मतलब है कि छोटी से छोटी क्रिया मतलब कि एकदम छोटा जीव, मतलब जीव ही कहेंगे एक तरह से, कि जीवन, छोटा जीवन, उसी छोटे छोटे जीवन से मिलकर हम बने हैं। पहले सेल होता है, फिर कोशिका होती है, फिर ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऊतक समूह बनते हैं, ऊतक समूह से अंग बनते हैं, अंग से फिर अंग समूह बनते हैं, अंग समूह से फिर आपके एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो रोडोल्फ पेट्रस ने कहा था, द लिविंग सेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। मतलब ये उन्होंने सेल के लिए कहा था कि नेचर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्वेंशन एक कोशिका ही है। ठीक है। द सेल इज़, चलिए मैं हिंदी में ही पढ़ा रही तो मैं इंग्लिश इतना बोलूँगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये मैं सिर्फ नहीं, आप इंग्लिश वालों के लिए भी होता है, लेकिन मैं हिंदी वालों के लिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हिंदी वालों के लिए ज़्यादा वीडियोस होते नहीं हैं तो उन्हें दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम होगा। ठीक। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे उतनी इम्पोर्टेंट नहीं भी रहती हैं, चीज़ें लिखी जाती हैं कहानी के तौर पे बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया, दत्रोचित नामक वैज्ञानिक ने सन 1824 में कोशावाद का विचार प्रस्तुत किया, परंतु इसका श्रेय वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान को दिया जाता है, जिन्होंने ठीक प्रकार से कोशावाद थ्योरी को, मतलब कोशावाद को प्रस्तुत किया था, जो कि इन्होंने 1839 में किया था। ये चीज़ देखो, ये सन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, लेकिन ठीक है। और बतलाया कि कोशाएं पौधे तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई। सबसे मेन चीज़ जो इसका सार निकल के आ रहा है कि रचनात्मक इकाई है। ठीक है।
इसके बाद परकिंजे हैं। परकिंजे ने सन 1837, देखो ये इन्होंने 1839 में दे दिया था इन्होंने, परकिंजे जी ने 1837 में, 2 साल पीछे, ने कोशा के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो है कि कोशा, जो जीवित कोशा है उस मतलब जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसको किसने नाम दिया था, ठीक है, तो परकिंजे जी ने, ठीक है। पौधे व जंतुओं के ऊतक के अध्ययन के आधार पर सन 1858 के विर्को ने कोशा के अनोखे नियमित कार्य को जीवित पदार्थ के एक पात्र के रूप में माना। मतलब कि मैंने पहले ही बोला ना, कोशा मतलब कोठरी, ठीक है। तो उन्होंने, जैसे ये विर्कोव जी हैं जिन्होंने 1858 में ये माना कि एक बर्तन जैसे, मतलब जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ लिविंग मैटर पात्र, मतलब लिविंग मैटर के एक पात्र के रूप में, मतलब कि एक कोई कोठरी है उसके अंदर कुछ जीवित चीज़ पड़ी हो, ठीक है। और सेल का मतलब भी कोठरी ही होता है, जैसे ये है, तो ये जो आवरण है इसको हम एक कोठरी की तरह या एक कटोरे की तरह मान सकते हैं। कोसा होता है ना, कोसे में हम पानी पीते हैं, इसी से नाम पड़ा है कोशा। तो ये कोशा के अंदर सारी जीवित चीज़ें भरी हुई, ठीक, समझ गए। उसने बताया कि कोशा में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। देखो यहाँ पे दिया ना, ओमी सेलुला, ई सेलुला, इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, कुछ चीज़ें, ये ओमी सेलुला, ई सेलुला, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, और ये कई बार आता भी है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि बुक में सब चीज़ें तो टिक के पड़ी है, सभी आते कुछ भी पूछ सकता है। टीजीटी को कभी भी आईएएस से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है, और बहुत तगड़ा वो होता है। अच्छा ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। कोशा की वंश परंपरा का नियम, लॉ ऑफ सेल, में भी मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस करूँगी, शायद लिनिग कहते हैं, मे बी। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोशावाद के लिए कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, वो देखिए। जैसे कोशावाद पारंपरिक अर्थों में कोई सिद्धांत नहीं वरन एक तथ्य, मतलब कि अगर कहा जाए कोई सिद्धांतों की, सिद्धांत का ये मतलब होता है ना कि जो चीज़ अगर एक बार बोल दी गई है वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन कभी भी लिविंग मतलब नेचर के मामले में आप कोई चीज़ को एकदम ये नहीं कह सकते कि जो ये ऐसे हो रहा है ये ऐसे ही होगा। बहुत सारे अपवाद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सोच से परे हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी इसको, कोशावाद को कभी भी सिद्धांत नहीं कहा गया, एक सिर्फ तथ्य कहा गया, ठीक है। ये देखिए मैं जो बोल रही थी, कोशा का अपवाद, ठीक है। क्या सभी जीवों की संरचना की इकाई कोशा है? इस प्रश्न के उत्तर में विषाणु कठिनाई उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वायरस होते हैं उनमें कोई कोशिका नहीं होती है, मतलब वो कोई, मतलब उसमें शायद मैं कह रही हूँ, मतलब उसमें एक ही डीएनए का एक स्ट्रेन होता है या आरएनए के एक स्ट्रेन होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। मैं जब ये वायरस पढ़ाऊँगी तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊँगी, ठीक है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। इनकी आंतरिक संरचना दूसरे सभी कोशिकाओं से भिन्न होती है। विषाणु विलगित आइसोलेटेड अवस्था में नहीं पाए जाते, ये सर्वदा संक्रामक परजीवी होते हैं। विषाणुओं के लिए ये शब्द बहुत उपयुक्त है कि प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम्स दैट हैव not reached a cellular
primitive organisms that have not reached a cellular state। अच्छा, अभी जैसे वायरस का तो अभी तो कोरोना वायरस का भी पता चला है। अच्छा, वायरस के साथ एक और चीज़ है कि ये निर्जीव और सजीव दोनों अवस्था में होती है। मतलब कि जब किसी ह्यूमन बीइंग या किसी भी जानवर या फिर किसी जीवित के संपर्क में आती हैं, जीवित जीव के संपर्क में आती हैं, तो ये जीवित रहती हैं क्योंकि ये उनके डीएनए और आरएनए से अपने आप को बढ़ाती हैं। और जब ये किसी के संपर्क में नहीं होती है तो एक ये मृत अवस्था में होती है, मतलब सॉरी मृत नहीं, जीवित निर्जीव अवस्था में, मतलब बिल्कुल ही निर्जीव अवस्था में, कोई भी कुछ भी नहीं होता इनमें। तो इसीलिए इनको मतलब कि निर्जीव अवस्था में ये इसीलिए होती है। ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ यार, एक्चुअली मैं 1 बजे रात इसको बना रही वीडियो को, तो थोड़ा दिमाग मतलब यहाँ पे जो निर्जीव अवस्था, मतलब यहाँ पे जो ये संरचना की इकाई है या नहीं कोश, उसके बारे में जो अपवाद उत्पन्न करता है वो इसीलिए करता है। बहुत सारी चीज़ें वायरस बहुत डिफरेंट होता है हमसे, हम जब भी पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल दूँगी आपको। ठीक है, तो अब मैं सिद्धांत पढ़ रही हूँ, कोशा सिद्धांत। ठीक है, देखिए पहला है, सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, एक कोश के जीव भी होते हैं, बहुकोश के जीव भी होते हैं, जैसे अमीबा एक कोश की है, पैरामीशियम एक कोश की है। बहुत सारे जीव होते हैं जो एक कोश के होते हैं, बहुकोश के बहुत सारे जीव होते हैं। जैसे किसी भी आप कीट को ले लीजिए, हमको ले लीजिए, ह्यूमन्स आर ऑल्सो मेड बाय, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कोशा जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशा से संपन्न होती हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि जब हम, पता है माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का सारा जो वो चक्र है वो कहाँ चलता है, वो एक कोशा में चलता है। ये प्लांट सेल है, इसमें नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सभी कोशिकाएं, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें, मतलब वो नहीं होता है, सॉरी सेंट्रोसोम्स नहीं होते, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें ये जो चक्र चलता है जिसके द्वारा एनर्जी हमारी बॉडी को मिलता है। पूरे सेल्स एक साथ ऐसे चक्र चलाते हैं जिसके द्वारा हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान होती है। ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। ये सही बात है कि मतलब जैसे हम अपने माँ बाप के द्वारा जन्म लेते हैं, माँ बाप से हम बनते हैं, तो हम अगर साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो उन्होंने अपना एक अंश विकसित किया, मतलब जन्म दिया। तो वैसे ही कोशिकाएं करती हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पहले जब बन जाती हैं, पूरी बन जाती हैं, उसके बाद वो बड़ी होकर 2 सेल्स में डिवाइड होती हैं, 4 सेल्स में डिवाइड होती हैं। ये सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कई प्रकार के विभाजनों के द्वारा ये कोशा बनती हैं। तो जो पुरानी कोशा होती हैं उसी से नई कोशा बनती है। ठीक है, जैसे हम अपने माँ बाप से आते हैं, मतलब कि ह्यूमन से ही बनते हैं। मतलब एक लड़की या लड़का या जो मानव होता है वो मानव के द्वारा ही जन्म ले सकता है, किसी जानवर के द्वारा तो नहीं लेता। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। प्रत्येक जीवधारी अपना जीवन एक कोशा से आरंभ करता है। यदि वह इसी प्रकार से अपना जीवन चलाता रहता है तो उसे एक कोश की जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए यीस्ट, डायटम्स, जीवाणु आदि। परंतु अधिकतर पौधों में यह कोश का विभाजन करती हैं और अंत में बहुकोश की जीव बनाते हैं। यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसका मतलब है कि सभी जीव, मतलब इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो एक सेल से स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे कि हम मान लें कि ये एक सेल है। ठीक है, इसका पहले तो ये बहुत छोटा होगा, फिर ये निर्माण होकर एक सेल तैयार हो गया। ठीक है, अब इतना ही, अब इसके आगे कोई विभाजन या विकसित नहीं होता, तो ये सेल
एक कोश के जीव कहलाता है अगर ये ऐसे ही जीवन बिताता है। लेकिन अगर ये विभाजित होकर 2 सेल बनती है या कई सारे सेल्स बनाकर कोई जीव आकार लेता है, जैसे कोई आकार ले लिया, कुछ भी मान लो, इसे कुछ भी मान लो, ये बन गया, तो ये बहुकोश की जीव हो गया। ठीक है, ये एक बहुकोश की जीव हो गया, इसे बहुकोश की जीव कहते हैं। और जब कोई सिर्फ एक सेल हो तो उसे एक कोश की जीव कहते हैं। समझ में आ गई? कोशिकाएं एक आवश्यक जीवित पदार्थ जीव द्रव से बनी होती हैं। पौधों में जीव द्रव एक निर्जीव कोशा भित्ति से घिरा होता है, परंतु जंतुओं में यह भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति में अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनके द्वारा धागों के रूप में जीव द्रव एक कोशिका से दूसरी कोशिका से जोड़ता है। इन धागों को जीव द्रव्य तंतु या फिर प्लाज्मोडस्मेटा कहते हैं। आधुनिक खोज के आधार पर कोशिका द्रव्य की एक छोटी बूंद नहीं बल्कि एक पूर्ण सुविकसित आणविक फैक्ट्री है। समझाना चाहती हूँ आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक कोशिका फिर 2 कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कोशिकाएं हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं आपस में यहाँ पे जुड़ेंगी भी। तो अब जुड़ने के लिए क्या कर रही हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे वेन्स बना रही हैं। ठीक है, मतलब जालियाँ बना रही हैं, ऐसे लंबी 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 लंबी, इसे चारों तरफ बना रही हैं। ठीक है, और ये आपस में इसी तरह से चिपक जाती है। इसे प्लाज्मो, इस हिस्से को जो जालीदार बनकर इन दोनों को चिपका देती है, ये बीच के हिस्से को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा था कि जीव द्रव्य जो होता है मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका एक आवश्यक जीवित पदार्थ, जीव द्रव्य मतलब जो जीवन, रियल जीवन जो है वो जीव द्रव्य में होता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म में ही जीवन होता है, प्रोटोप्लाज्म में ही जीवन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बताया था कि जो पौधे सेल्स होती हैं, जो पौधे कोशिका होती हैं, उसमें सेल वॉल होती है, परंतु जंतु कोशिका में नहीं होती। ठीक है, तो आज की थ्योरी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। देखिए आप पुरानी थ्योरी में मेरे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में और जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के बारे में आप जान सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।